हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेटर डॉट अविनाश। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है इकोनॉमिक्स की क्लास 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर 3 जो कि है पॉवर्टी एज अ चैलेंज। अभी तक हमने जो चैप्टर्स थे उनमें देखा, जैसे हमने प्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन किया चैप्टर 1 में। चैप्टर 2 में हमने क्या डिस्कशन किया था, अबाउट ह्यूमन कैपिटल। अब हम 3rd चैप्टर में पॉवर्टी की बात करेंगे कि पॉवर्टी क्या होती है, कैसे चैलेंजेस है, गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम्स है या योजनाएं हैं जो वो निकाली हुई है पॉवर्टी के लिए, क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या वे फॉरवर्ड है, हर चीज़ पॉवर्टी के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और अगर आप हमसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ज्वाइन होना चाहते हैं, उसके सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर आप, जैसे हम वीकली वेबिनार करें, बाई वीकली वेबिनार करेंगे, जो भी हमारी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके इस तरह की, उसके लिए अपने आप को रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन का लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो इस नोट के साथ अब हमारी डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। पर डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि आप जिसकी वीडियो देख रहे हैं वो कौन है। माय नेम इज़ अविनाश एंड आई हैव अ यूट्यूब चैनल नेम्ड एजुकेटर डॉट अविनाश, जहाँ पे मैं वीडियोज़ अपलोड करती हूँ जो कि हेल्पफुल रह सकती हैं फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट हु आर एस्पायरिंग टू बी एन आईएएस ऑफिसर और अदर एग्जामिनेशन, फॉर एग्जाम्पल स्टेट पीसीएस, या फिर आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उस केस में आपको ये सारी वीडियोस हेल्पफुल रहेंगी। और मेरा मेन पर्पस ये है, मेरा मेन विजन ये है कि मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसा पर्सन हो जो कि लैक ऑफ रिसोर्सेज के कारण अपना टैलेंट होने के बावजूद भी कंपटीशन में पीछे रह जाए। तो अब हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 6.7% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज बिलो ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन। अब देखिए, ऑफिशियल पॉवर्टी लिमिट का मतलब क्या है कि ऑफिशियली जो गवर्नमेंट है वो डिफाइन करती है कि पॉवर्टी क्या है, वो हम आगे देखेंगे। पर अभी आप समझ लीजिए कि ऑफिशियली जो गवर्नमेंट है वो डिफाइन करती है पॉवर्टी क्या है। और इंडिया में 6.7% जो पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। आप सिर्फ ये मत सोचना सिर्फ 6.7, पर जितनी पॉपुलेशन है उसका 6.7 निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इशू बहुत मेन है। और ये इशू मेन है, इसी वजह से ये चैप्टर इंक्लूडेड है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले जो स्टार्ट होता है चैप्टर वो होता है केस स्टडीज से, क्योंकि पॉवर्टी क्या है ये समझाने के लिए केस स्टडीज दी जाती हैं। केस स्टडीज से आप समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कंट्रीब्यूट कर सकती हैं टुवर्ड पॉवर्टी, की पॉवर्टी में डेफिनेशन बने उन केस स्टडीज से। यहाँ पे केस स्टडी है सबसे पहले अर्बन एरिया की, जहाँ पे एक राम सरन नाम का पर्सन रहता है जो डेली वेज लेबरर है। डेली वेज लेबर मतलब हर रोज़ उसे जो भी वो काम करता है उस हिसाब से उसे हर रोज़ पैसा मिलता है। इन व्हीट फ्लोर मिल अर्न अराउंड 1500 अ मंथ, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम पैसे कमाता है, जो कि उसकी फैमिली जो कि 6 है टोटल नंबर में, उनके लिए पूरा नहीं पड़ता है। ही ऑल्सो हैज़ टू सेंड मनी होम टू हिज ओल्ड पेरेंट्स। उसे अपने घर में भी पैसे भेजने हैं और इवन उसकी अपनी कमाई बहुत कम है, तो वो बहुत सारे इश्यूज हैं उसके साथ। इस वजह से उसकी वाइफ जो है वो भी मेड की तरह काम करती है। उसका जो बच्चा है, एल्डर सन है, वो भी टी शॉप पे काम करता है। इवन देन ही हैव 4 चिल्ड्रन, नन ऑफ देम गो टू स्कूल, यंगर किड्स आर अंडर नरिश्ड। कि इतना, मतलब आप देखो वो पर्सन खुद भी काम कर रहा है, उसकी वाइफ भी काम कर रही है, उसका बड़ा लड़का भी काम कर रहा है, पर इवन देन जो एक बच्चा है वो तो अंडर नरिश्ड है। मतलब अंडर नरिश मतलब नरिश होता है कि जो जिसको प्रॉपर नरिशमेंट मिली है, प्रॉपर जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे वो मिले थे। अंडर मतलब कम, कि जितने चाहिए थे उतने नरिशमेंट नहीं मिली है, इसी वजह से वो अंडर नरिश्ड होता है। अंडर नरिश्ड है दैट मीन्स उसे खाने को या उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो उसको पूरे नहीं मिल रहे हैं। और उसके जो 4 बच्चे हैं वो स्कूल भी नहीं जाते हैं, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि अगर बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो वो एज अ रिसोर्स बन के नहीं, एज अ लाइबिलिटी बन के रहेंगे। वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। ये हो गया फर्स्ट केस स्टडी राम सरन की, जिससे हम देख रहे हैं कि इतना कमाने के बाद भी उनका पूरा नहीं हो रहा है। फिर दूसरी रूरल केस की बात आती है जिसमें लखा सिंह की बात है। लखा सिंह डज नॉट ओन एनी लैंड। फर्स्ट चैप्टर हमने देखा था लैंडलेस फार्मर्स भी होते हैं, तो लखा सिंह लैंडलेस फार्मर है। सो ही डू ऑड जॉब्स फॉर बिग फार्मर्स। फैमिली ऑफ 8 कैन नॉट ऑलवेज मैनेज 2 स्क्वेयर मील, मतलब इन्हें खाना भी रोज नहीं मिल पाता है। उसके फादर की टीबी से डेथ हो गई थी और इवन मदर भी सेम बीमारी से सफर्ड है। और उनके लिए तो नए कपड़े खरीदना मतलब एक साल में कई हो जाए, मतलब वंस इन फ्यू ईयर्स, मतलब कई सालों में एक बार होता है, जो कि हमें ये होता है कि
हर मंथ हमें लगता है कि हाँ हर मंथ कुछ ना कुछ नया आना चाहिए, तो उनके साथ हर ईयर भी ऐसा नहीं हो पा रहा है. From these case studies, we can say that poverty means lack of shelter and hunger situation when parents are not able to send their children to school and much more. अब देखिए पॉवर्टी की अगर आप देखेंगे तो ये ऑफिशियल नहीं है डेफिनेशन, बट फॉर टाइम बिंग आप देख सकते हैं कि इसमें क्या दिया गया है कि इन केस स्टडी से हम क्या समझ सकते हैं कि पॉवर्टी का मतलब है लैक ऑफ शेल्टर एंड हंगर, कि आपकी जो भूख है वो पूरी नहीं हो रही है और आपके पास रहने के लिए ढंग की छत नहीं है. वो आप समझ सकते हैं क्योंकि स्लम्स वगैरह एग्जिस्ट करते हैं तो उनके पास शेल्टर तो होता ही नहीं है. अ सिचुएशन व्हेन पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, कि माँ बाप के पास खाने के लिए पैसे नहीं है तो वो स्कूल क्या भेजेंगे. ठीक है, गवर्नमेंट कहती है वो हर चीज़ प्रोवाइड करती है, मगर आपको भी पता होगा कि जो इवन गवर्नमेंट स्कूल भी हैं उनके भी अपने अलग से खर्चे भी रहते हैं. हर चीज़ गवर्नमेंट ऑन द स्पॉट नहीं देती है, पहले आपको वो एक्सपेंस करना पड़ता है, फिर गवर्नमेंट बाद में वो फंडिंग देती है, जो कि कई बार लोगों के पास नहीं रहता है. इसी वजह से वो अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाते हैं. यहाँ पे महात्मा गांधी जी का एक कोट है. महात्मा गांधी जी ऑलवेज इंसिस्टेड दैट इंडिया वुड ट्रूली बी इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग. कि इंडिया एक्चुअल में तब फ्री होगा जब इंडिया में जो सबसे गरीब इंसान है, पुअर नहीं है पुअरेस्ट है, जो सबसे गरीब इंसान है वो उसके पास भी ऐसा हो कि वो जितनी भी ह्यूमन सफरिंग है, ह्यूमन सफरिंग ही तो है कि अगर आपके पास रहने के लिए छत नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, कपड़े ढंग से नहीं है आपके पास, तो ये जितनी भी ह्यूमन सफरिंग है अगर ये ख़त्म होती है तभी आप कह सकते हैं कि हाँ इंडिया आज जाके इंडिपेंडेंट हुआ है. क्योंकि अदरवाइज तो फिर वही बात हो गई जैसे पहले कॉलोनियल पावर हम पे रूल करती थी, आज हमारी इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है वो हम पे रूल कर रही है. मतलब ये महात्मा जी का पॉइंट ऑफ व्यू था. फिर आता है पॉवर्टी एज पर सोशल साइंटिस्ट. अभी हमने यहाँ पे क्या देखा है, पॉवर्टी के बारे में देखा कि पॉवर्टी होती क्या है, वो हमने केस स्टडीज से समझा. अब देखते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है या सोशल साइंटिस्ट हैं वो कैसे पॉवर्टी को डिफाइन करते हैं. दे एनालाइज पॉवर्टी बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन एंड वनरेबिलिटीज. कि उनके हिसाब से जो पॉवर्टी है वो किसके बेस्ड पे हो सकती है, सोशल एक्सक्लूजन और वनरेबिलिटी. सोशल एक्सक्लूजन मतलब दोनों टर्म्स हम अच्छे से समझते हैं. सोशल एक्सक्लूजन का क्या मतलब है, इट कैन बी बोथ कॉज एज वेल एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी. इट इज प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल और ग्रुप आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैसिलिटीज, बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटीज दैट अदर एंजॉय. मतलब सोशल एक्सक्लूजन मतलब आप समझ रहे हैं ना, अलग करना, दूर रखना. सोशल मतलब सोशली लोगों के द्वारा. अब लोग क्या करेंगे कि सपोज कोई गरीब है तो आप नॉर्मली देखते होंगे जब भी आपके घर में कोई फंक्शन होगा, अगर आप होटल्स में कर रहे हो दैट्स डिफरेंट थिंग. अगर आप सोचते हो कि इतना बड़ा फंक्शन नहीं है कि चलो घर में ही अरेंज कर लेते हैं कुछ नॉर्मल टेंट वेंट लगा के, तो अगर आप वैसा करेंगे ना तो कुछ लोग खाने के लिए आ जाते हैं. होता है, हर जगह होता है, मुझे नहीं पता आपके साथ हुआ है क्या नहीं हुआ. तो कुछ लोग खाने के लिए आ जाते हैं, जैसे जो नॉर्मल आंटी लोग वैसे ही घूम रही होती है ना. तो आपके घर पे क्या होगा, ऑल्दो आपने खुद बहुत सारे लोग बुलाए हुए हैं, आपको वो नहीं लगता कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मगर आप उन पर्टिकुलर जो आंटीज होंगी जो कि आप बोल सकते हैं कि बहुत अच्छे स्टैंडर्ड से नहीं होंगी, जो पुअर होंगी आप बोल सकते हैं, तो उनको आपके फैमिली मेम्बर्स अलाउ नहीं करते अंदर आना. दे सेज कि ठीक है तुम यहीं बैठो, हम यहीं पे ला के देंगे. दैट मीन्स सोशल एक्सक्लूजन हो रहा है. आई ऑल्सो एडमिट कि डेफिनेटली कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से होता है, पर मैं एक एग्जांपल दिया है आपको जिससे आप समझ सकते हैं सोशल एक्सक्लूजन. ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है, इट इज प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल और ग्रुप आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैसिलिटीज. कई बार क्या होता है कुछ फैसिलिटीज है, जैसे आपको पता है ना कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर फॉर एग्जाम्पल मंदिर का भी रहता है कि इस मंदिर में ये नहीं जा सकता, इस मंदिर में वो नहीं जा सकता. कुछ पर्टिकुलर बेनिफिट्स है जो हम उन्हें नहीं देना चाहते. कुछ इवन कई बार क्या होता है जॉब अपॉर्चुनिटीज में भी पार्शियलिटी हो जाती है. ऑल्दो जो गवर्नमेंट है वो प्रेफरेंस देती है जो इस तरह के लोग होते हैं जो कि आप बोल सकते हैं ना ऑप्रेस्ड लोग हैं, उन्हें प्रेफरेंस दी जाती है, पर कई जगह पे अपॉर्चुनिटीज में भी इनके साथ पार्शियलिटी होती है. तो ये सारी चीजें सोशल एक्सक्लूजन में आ गई. और सेकंड क्या है, वनरेबिलिटी. इसका मतलब क्या है वनरेबिलिटी का, जैसे हम नॉर्मली भी बोल देते हैं ना ये बंदा इसके लिए काफ़ी वनरेबल है कि इसके साथ ये इशू हो सकता है. तो भाई ये वनरेबिलिटी इज अ मेजर जिसमें कि ये दिखाया जाता है कि कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ है या इंडिविजुअल्स हैं जो कि उनके साथ ये ज़्यादा इशू हो सकता है कि उन्हें
पुअर रहने दिया जाए, मतलब उन्हें कुछ पर्टिकुलर बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं उनसे दूर रखा जाए। वो क्या है, अभी जब हम आगे आगे एग्जांपल्स लेंगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ और इंडिविजुअल्स को इस तरह से रखा जाता है। फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल्स में वुमेन आ गई, विडो आ गई, फिजिकली हैंडीकेप्ड लोग आ गए, और कम्युनिटीज़ में जो बैकवर्ड क्लासेस वगैरह होती हैं वो सारी आ गई। तो इन सब के साथ ना कुछ कहीं ना कहीं दिखा के या छुपा के कुछ पार्शियलिटीज़ होती हैं, जिसके बेसिस पे होता है कि उनको हमेशा पुअर ही रखा जाता है। जैसे आप देखिए कई घरों में क्या होगा, अभी हम एग्जाम्पल भी देखेंगे कि अगर रिसोर्सेज कम हैं तो वो ये सोचते हैं कि हम अपने लड़के को पढ़ा दें, लड़की को नहीं, क्योंकि लड़की ने तो फिर दूसरे घर चले जाना, लड़का हमारे पास रहेगा और वो जो कमाएगा वो हमारे पास आएगा। तो ये माइंडसेट क्या कर रहा है, ये वुमेन को या पर्टिकुलर गर्ल्स को वनरेबल बना रहा है। तो वो है वनरेबिलिटी। दे आर बीइंग मोर एडवर्सली अफेक्टेड देन अदर पीपल वेयर बैड टाइम्स कम। जब बुरा समय आएगा तो नेचुरली इनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट होगा। अब एग्जांपल हो, अगर किसी गर्ल के पास एजुकेशन नहीं है और उसके लिए में कोई बहुत बड़ी इशू आ जाता है, उसका हस्बैंड की डेथ हो जाती है, कुछ भी इशू हो जाते हैं, तो उस केस में वो लड़की किस पे डिपेंडेंट होगी, लोगों पे डिपेंडेंट हो गई। अगर वो खुद एजुकेटेड होती तो वो क्या करती, जो अपना लाइवलीहुड है वो अर्न कर सकती थी। तो वही है कि जब भी ऐसा टाइम आता है, बुरा टाइम, तो सबसे ज़्यादा ये वनरेबल लोग हैं जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। जैसे फ्लड्स हो गया, अर्थक्वेक वगैरह हो गया, क्योंकि इनके पास तो अपने कोई रिसोर्सेज ही नहीं है, ये शुरू से दूसरे पे डिपेंडेंट रहे हैं, तो नेचुरली इनके पास उस समय कुछ भी ऑप्शन नहीं बचता है। फिर पॉवर्टी लाइन की बात आती है। ये अभी हमने देख लिया सोशल साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, सोशल एक्सक्लूजन और वनरेबिलिटी को कंसीडर करते हैं जब वो पॉवर्टी डिफाइन करते हैं। अब आती है पॉवर्टी लाइन की बात, जो ऑफिशियली डिफाइंड है। कॉमन मेथड यूज टू मेजर पॉवर्टी इज बेस्ड ऑन इनकम और कंजप्शन लेवल। कॉमनली जो मेथड यूज किया जाता है ना, वो इनकम और कंजप्शन लेवल है, कि किसी की कितनी इनकम है, वो कितना कंज्यूम कर रहा है। अ पर्सन इज कंसिडर पुअर इफ हिज और हर इनकम और कंजप्शन लेवल फॉल्स बिलो गिवन मिनिमम लेवल। एक ही गवर्नमेंट एक मिनिमम लेवल सेट कर देती है कि भाई इतना मिनिमम चाहिए। अगर वो उतना भी आप नहीं प्रोवाइड हो रहा है आपको, जैसे एग्जाम्पल लो, एक ही किसी ने बोल दिया, पहले कैलोरीज के बेसिस पे था कि इतनी कैलोरी इनटेक अगर आपका दिन में है, सो दैट मीन्स कि आप पॉवर्टी लाइन से ऊपर हो, और अगर इतना नहीं है तो दैट मीन्स आप पॉवर्टी लाइन के नीचे हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो गवर्नमेंट डिफाइन करती है कि मिनिमम लेवल इतना चाहिए, अगर आपका इतनी अर्निंग है या इतना आपका लाइवलीहुड का सोर्स है तो दैट मीन्स आप पुअर नहीं हो। अब पॉवर्टी लाइन टाइम और प्लेस के साथ चेंज होती जाती है, क्योंकि देखिए हर टाइम के साथ इन्फ्लेशन बढ़ता है, हर चीज़ होती है, तो उस हिसाब से पॉवर्टी लाइन भी वेरी करती है। कॉमन मेथड यूज टू एस्टिमेट पॉवर्टी इन इंडिया इज बेस्ड ऑन इनकम और कंजप्शन लेवल, जो हमने ऑलरेडी बोल लिया। अब जो पॉवर्टी एस्टिमेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, पहले प्लानिंग कमीशन इसको देखती थी, और अब नीति आयोग की टास्क फोर्स है वो देखती है। और ये किस बेसिस पे करते हैं, ऑन डाटा कैप्चर्ड बाय NSSO, मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम के अंदर आता है, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उसके अंदर ये ऑफिस आता है। तो ये ऑफिस डाटा कैप्चर करता है और नीति आयोग जो है वो उसके बेसिस पे डिफाइन करता है कि पॉवर्टी कितनी है और कितनी नहीं है। पहले तो ये एक्सपेंडिचर की फॉर्म में होता था, जैसे मैंने बताया ना कैलोरी इनटेक, कि अगर 2400 कैलोरीज रूरल एरिया में और 2100 कैलोरीज अर्बन एरिया में कोई भी पर्सन ले रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आएगा। अब आप देखिए कैलोरीज की अगर आप बात करेंगे, वही बात आ जाती है ना कि पार्ले जी के बिस्किट ले लीजिए, उसमें ज़्यादा कैलोरीज हैं, तो दैट मीन्स अगर तुम पार्ले जी के बिस्किट खा लोगे तो तुम्हारी इतनी कैलोरी इनटेक हो गई, सो दैट मीन्स आर यू अबव पॉवर्टी लाइन। तो ये इसलिए काफ़ी क्रिटिसाइज किया जाता था कि ये एक सही तरीका नहीं है। फिर हुआ क्या, 2011 में सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने डिफाइन किया पॉवर्टी लाइन को, और उन्होंने कहा कि पॉवर्टी लाइन एक्चुअल में किस पे डिफाइंड होनी चाहिए, ऑन बेसिस ऑफ मंथली स्पेंडिंग, कि आप मंथली कितना फूड, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह पे स्पेंड कर रहे हो। क्योंकि आपका जो वे ऑफ लिविंग है या जो पॉवर्टी है वो सिर्फ ये चीज़ नहीं दिखा सकती कि आप कितनी कैलोरीज ले रहे हो, ये भी तो चीज़ इंपॉर्टेंस रखती है ना कि आपकी जो स्पेंडिंग है वो एजुकेशन पे है नहीं है। अगर आपके पास रिसोर्सेज है और आप एजुकेशन में उसको स्पेंड कर रहे हो, सो दैट मीन्स क्या है कि आप ह्यूमन रिसोर्सेज में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो। आपकी हेल्थ के ऊपर आपका कितना एक्सपेंडिचर है, आप हेल्थ इशू जब आता है तो क्या आप उस पर एक्सपेंडिचर कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए जब आप पॉवर्टी लाइन एक्सप्लेन कर रहे हो। एज पर दिस पॉवर्टी पर्सन हु स्पेंड 27.2 इन रूरल एरिया एंड 33.3 इन अर्बन एरिया अ डे इज डिफाइंड एज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन,
कि अगर कोई पर्सन इससे कम स्पेंड कर रहा है सो दैट मीन्स वो BPL के अंदर आता है। मगर ये भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, क्योंकि अब मुझे बताइए 27 रुपये, मतलब आपको अगर पता होगा तो आपके घर में एक छोटा बच्चा है ना, वही एक दिन में 10 रुपये तो लेस वगैरह के पैकेट पे ही उड़ा देगा। तो 27 रुपीज़ क्या होते हैं, और वो भी उन लोगों की बात कर रहे हो, क्योंकि आपको पता होगा जो ये पुअर लोग होते हैं ना, बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा होता है कि इनकी फैमिलीज भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। तो उन लोगों को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि इतने कम पैसों में अगर आपके पास 27 रुपये है सो दैट मीन्स यू आर अबव पॉवर्टी लाइन। तो ये सारी चीज़ें बहुत क्रिटिसाइज़ की जाती हैं। ये क्रिटिसाइज करने के कारण ही बाद में कमेटी बिठाई गई थी हेडेड बाय RBI गवर्नर C रंगाराजन, और उन्होंने भी कहा कि अगर कोई पर्सन लेस देन 32 अ डे इन रूरल और 47 अ डे इन अर्बन अगर अर्न कर रहा है तो वो पुअर होगा। मगर ये भी गवर्नमेंट के द्वारा नहीं माना गया, और आज जो वैल्यू है वो क्या है 32 और 26, 32 फॉर अर्बन एरिया, 26 फॉर रूरल एरिया। और इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली भी द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इन इंडिया डिक्रीज टू 22% फ्रॉम 37%। अब बात आती है SC एंड ST की। जैसे पहले ही कहा, जो SC और ST या मतलब बैकवर्ड क्लासेस यही होती है ना, SC ST, तो वो मोस्ट वल्नरेबल रहते हैं पॉवर्टी के लिए। और भी बहुत सारे ऐसे सोशल ग्रुप्स हैं जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जैसे वुमेन, एल्डरली पीपल, फीमेल वगैरह, तो जिनके साथ ये पार्शियलिटी होती है, और उनको हम बोल सकते हैं दे आर पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, कि जो पुअर है उससे भी पुअर है, मतलब ये सबसे गरीब हम बोल सकते हैं वर्ग है। तो वो वाली चीज़ रहेगी। केस स्टडी दी जाती है सीवा रमन की। अब देखिए ये केस स्टडी से आप समझ सकेंगे, जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था उसमें क्या है कि ये जो पर्सन है ये कॉबलर है, ठीक है, और एग्रीकल्चर लेबर की तरह भी काम करता है, और इसको एग्रीकल्चर लेबर की तरह काम करने के लिए 50 रुपीज़ अ डे मिलते हैं, और इसकी वाइफ जब करती है उसे 25 मिलते हैं। सो पहली बात आप यहाँ पे फ़र्क देख सकते हो। और बाकी टाइम ये और जॉब्स वगैरह करता है। इसकी 8 फैमिली मेम्बर्स है, जिसमें कि इसकी मदर है, इसकी अनमैरिड सिस्टर है और 4 चिल्ड्रन है, जिसमें कि 1 लड़का है और 3 लड़कियां हैं। अब ये क्या करता है, जो इसकी लड़की है वो स्कूल नहीं जाती है, वो सोच रहा है कि वो अपने लड़के को स्कूल भेजेगा। जैसे मैंने बताया ना कि इनके साथ पार्शियलिटी होती ही होती है, तो वो प्लान कर रहा है कि वो अपने लड़के को स्कूल भेजेगा। ऑल्दो फैमिली हैज़ डिफिकल्टी इन अरेंजिंग 2 meals a day, he managed to buy milk once in a while only for son, कि अगर वो कभी उसको मौका मिले तो अपने लड़के के लिए दूध ज़रूर ले आता है। तो ये फ़र्क रहता है। इससे आप समझ गए होंगे ना कि जो मैंने एग्जांपल्स दी थी कि कैसे जो वुमेन या फीमेल इन्फेंट्स हैं उनके साथ पार्शियलिटी होती है, और वुमेन के साथ भी पार्शियलिटी होती है जब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात आती है। अब उसके बाद आती है कि ये जो पार्शियलिटीज़ है सिर्फ जेंडर या इन सब के बेसिस पे नहीं, इंटर-स्टेट भी है। मतलब इंटर-स्टेट भी आपको दिखेगा कि कुछ पर्टिकुलर एरिया में पॉवर्टी जो है वो ज़्यादा है, कईयों में कम है। वो क्यों है वो हम अभी देखते हैं। प्रपोर्शन ऑफ पुअर पीपल वेरी फॉर एवरी स्टेट, और एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंगली 20 स्टेट्स एंड यूटी, एज पर द एस्टिमेट 20 स्टेट्स एंड यूटी पॉवर्टी रेशियो इज लेस देन नेशनल एवरेज। कि मतलब आप समझ रहे हैं कि कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स हैं उन पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। पॉवर्टी इज स्टिल सीरियस प्रॉब्लम इन ओडिशा, बिहार, असम, त्रिपुरा एंड यूपी। और सिग्निफिकेंट डिक्लाइन दिखा गया है पॉवर्टी में कहाँ पे, केरला, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्रा, तमिलनाडु, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। ये सारे स्टेट्स में, केरला में तो देखो आप समझ ही सकते हैं, वहाँ के इंडिकेटर्स ही बहुत अच्छे हैं। जम्मू एंड कश्मीर, आंध्रा, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे भी बहुत अच्छा काम हुआ है, जिसके कारण पॉवर्टी में बहुत ज़्यादा डिक्रीज देखा गया है। पंजाब और हरियाणा है, वहाँ पे भी पॉवर्टी डिक्रीज हुई है, और ये क्यों हुई है, एग्रीकल्चर के कारण। केरला में क्यों हुई है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के कारण, जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। वेस्ट बंगाल में ड्यू टू लैंड रिफॉर्म्स, आंध्रा और तमिलनाडु में ड्यू टू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स। वो अगर आप थोड़ा बहुत भी न्यूज़ देखते हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट्स होती है ना, वो फ्रीबीज की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा करती है। तो ये कारण है कि वहाँ पे जो पॉवर्टी है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुई है। हर चीज़ का पॉजिटिव होता है, तो उसका पॉजिटिव ये है, वो जो फ्री बी के कारण जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना वो बहुत अच्छा होता है, और जो लोग हैं इसलिए वहाँ पे पुअर कम है।
फिर आता है ग्लोबल सिनेरियो की बात। हमने इंडिया की बात कर ली, अब हम ग्लोबल सिनेरियो की बात करते हैं कि ग्लोबल सिनेरियो क्या है पॉवर्टी को लेके। एज पर वर्ल्ड बैंक, पॉपुलेशन लिविंग बिलो $1 अ डे इज सेड टू बी एन अंडर पॉवर्टी, कि अगर कोई भी पर्सन 1 डे से कम अर्न कर रहा है तो वो अंडर पॉवर्टी लिया जाएगा वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंगली। मगर अगर मैंने जब उसे सर्च करा तो वो मुझे $1.9 मिला है, बुक में $1 था। द प्रपोर्शन हैज़ फॉलन फ्रॉम 28% to 21%, but poverty declined substantially in China और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ हुई है। मैंने जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था ना कि अगर आपके जो पॉपुलेशन है वो एसेट की तरह होगी और लोगों की जो इकोनॉमिक गेन है वो बढ़ेगा तो वो आपकी इकोनॉमी में भी झलकता है। तो वही यहाँ पे भी हुआ। चाइना में डेवलपमेंट अच्छा हुआ जिसके कारण उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हुई, और उसके कारण क्या हो गया कि उनकी पॉवर्टी उनके इधर कम होती चली गई। और ये सब चीज़ क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने मैसिवली इन्वेस्ट किया था किसमें? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। ये इंपॉर्टेंस दिखाता है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कितना इंपॉर्टेंट रहता है। मगर अगर आप सब सहारन अफ्रीका की बात करें, वहाँ पे पॉवर्टी इंक्रीज हुई है। रीज़न वही रहता है कि अनस्टेबिलिटी है, वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ये सारे कारण हैं कि वहाँ पे पॉवर्टी इंक्रीज हो रही है। अगर हम ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो की बात करें तो हमें पता है कि पॉवर्टी कई एरियाज में इंक्रीज हो रही है और वैसे भी पॉवर्टी एग्जिस्ट करती है। तो जो वर्ल्ड कम्युनिटी है उसके द्वारा कुछ गोल्स सेट किए गए थे, Millennium Development Goals. The Millennium Development Goals of UN calls for reducing the proportion of people living on less than $1 a day to half 1990 level by 2015. उन्होंने कहा था 2015 तक जितने लोग $1 a डे, मतलब जो पुअर हैं, पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, उनकी हम प्रपोर्शन हाफ कर देंगे। मतलब 1990 में सपोज अगर 10 लोग थे जो BPL थे, तो वो कह रहे थे कि 2015 तक वो 5 रह जाएंगे। ये बहुत एम्बिशियस टारगेट है क्योंकि आपका कोई कंट्रोल नहीं है किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट के ऊपर। वो कैसी पॉलिसीज करेगी कैसी नहीं, ये उनके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो इस वजह से ये जो पूरा टास्क था ये काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस था। और ये जो MDG है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ये 8 है। क्या है वो हम देखते हैं। मगर आपको पता है कि 2015 तक थे और पूरे तो हमें पता है कि बहुत मुश्किल है कि ये होने थे। इसलिए अब इनको जो सक्सीड किया गया है वो किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के द्वारा। और वो क्या है वो हम अपनी दूसरी वीडियोस में देखेंगे, पर अभी के लिए आप जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है वो देख लीजिए। फर्स्ट क्या है? इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। मतलब हर चीज़ अगर आप देखेंगे ना बहुत अच्छी हैं, मगर बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि ये सब चीज़ें अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे जो कि मुश्किल हो जाते हैं। तो ये है MDG के बारे में। अब जो बाकी बची चीज़ें हैं जैसे कॉजेज़ वगैरह वो हम अपनी दूसरी वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। और अगर आपका कोई क्वेरी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जैसे पहले कहा गया कि अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं, तो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, आप उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग।